अक्सर सोचते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी खोज किसी आलीशान लैब में होती हैं या फिर सालों की बहुत लंबी प्लानिंग के बाद। लेकिन जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। हाँ, अक्सर सबसे बड़ी चीजें तो इत्तेफाक से ही मिलती हैं। बिल्कुल। तो साल था 1957। एक ट्रेन मध्य प्रदेश के इटारसी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और ट्रेन की खिड़की के पास एक व्यक्ति बैठे हैं। वीएस वाकड़कर। हाँ। वो बस बाहर के जंगलों और पहाड़ियों को निहार रहे हैं और अचानक उनकी नजर विंध्य पर्वत श्रृंखला की कुछ अजीब सी चट्टानों पर पड़ती है। जो कि जाहिर है कोई आम चट्टाने तो थी नहीं। एकदम सही। उनकी उस एक चंचल नजर ने ना इतिहास का वो पन्ना खोल दिया है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मतलब मेरा इशारा भीमबेटका की गुफाओं की तरफ है। अरे वाह, ये सच में इतिहास की सबसे शानदार संयोग वाली खोजों में से एक है ना। हम हमेशा उस आदि मानव की बात करते हैं जो गुफाओं में छिपता था, या फिर उस आधुनिक मानव की जिसने खेती शुरू की और शहर बसाए। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम उस बीच के दौर में उतरने वाले हैं जिसे हम मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज कहते हैं। हाँ, वो दौर जिसने असल में हमें आज का इंसान बनाया। हमारे पास आज पुरातात्विक उत्खनन की रिपोर्ट्स हैं, ऐतिहासिक नक्शे हैं और कार्बन डेटिंग के एकदम सॉलिड आंकड़े हैं। और इन सब स्रोतों के आधार पर ना हम ये साफ कह सकते हैं कि इसे पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का सिर्फ एक वेटिंग रूम समझना बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये कोई ऐसा फेज नहीं था जहां इंसान बस बोर हो रहा था और खेती के आविष्कार का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक प्रॉपर संक्रमण काल था, एक ट्रांजिशन पीरियड। और अगर हम समझना चाहते हैं कि इंसान ने अपनी जीवन शैली में सबसे बड़े बदलाव कैसे और क्यों किए, तो हमें मौसम से शुरुआत करनी होगी। मौसम मतलब क्लाइमेट चेंज। हाँ, आज से लगभग 10,000 साल पहले एक बहुत बड़ा भूगर्भीय बदलाव हो रहा था। प्लिस्टोसीन युग, जिसे हम हिम युग भी कहते हैं, वो खत्म हो रहा था। अच्छा, मतलब बर्फ की चादरें पिघल रही थी। सही कहा। और एक नया अपेक्षाकृत काफी गर्म युग शुरू हो रहा था जिसे हम होलोसीन कहते हैं। तो मौसम गर्म होने का सीधा असर तो पेड़ पौधों और जानवरों पर भी पड़ा होगा। मतलब जो विशालकाय जानवर ठंडे मौसम के आदी थे वो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती थी। तो वो या तो खत्म होने लगे या फिर ठंडे इलाकों की तरफ खिसक गए होंगे। एकदम सही। और फिर उनकी जगह ली तेज दौड़ने वाले छोटे जानवरों ने, जैसे हिरण, बारहसिंघा, जंगली सुअर और खरगोश। अब यहाँ एक लॉजिकल प्रॉब्लम आती है। मतलब अगर आप एक विशाल हाथी या मैमथ का शिकार कर रहे हैं तो आप एक बड़ा और भारी भरकम पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो तो धीमी गति से चलते थे। लेकिन एक तेज भागते हुए खरगोश या फुर्तीले हिरन को एक भारी और भद्दे पत्थर से मारना तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। तो फिर इंसानों ने किया क्या? यहीं पर ना इंसानी दिमाग ने अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाई। जब वातावरण बदला तो सर्वाइवल की रणनीति भी बदलनी पड़ी। उन्होंने अपने औजारों को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड कर दिया मतलब नए हथियार बनाए? हाँ, उन्होंने ऐसे पत्थर बनाने शुरू किए जो आकार में बहुत ही छोटे थे। मतलब लंबाई में सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर के करीब। सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर? हाँ। और इन्हीं छोटे नुकीले पत्थरों को लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। अच्छा। भारत के संदर्भ में बात करें तो 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में पहली बार इन्हें खोजा था। 1867? ये तो काफी पुरानी खोज है। हाँ, और जब पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर जैसी इलाकों की मिट्टी का विश्लेषण किया गया ना, तो पता चला कि उस समय सूखापन बहुत बढ़ रहा था। मतलब जंगल बदल रहे थे। बिल्कुल। और इसी वजह से ये छोटे हथियार इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन गए थे। मुझे तो ये माइक्रोलिथ्स का आना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे क्या? जैसे हम पुराने जमाने के उन भारी भरकम कमरे जितने बड़े डेस्कटॉप कंप्यूटर से अचानक एक स्लीक और स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो गए हों। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है ना? मतलब उपकरण छोटे हो गए लेकिन उनकी ताकत और सटीकता कहीं ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? 1 या 2 सेंटीमीटर का पत्थर, मतलब अगर कोई इंसान उसे हाथ में पकड़कर किसी भागते जानवर को मारने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर जानवर को कम और इंसान की खुद की उंगलियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, ये तो है। तो आखिर इन इतने छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता कैसे था? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, बात यह है कि वे इन पत्थरों का अकेले इस्तेमाल करते ही नहीं थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने मिश्रित औजार यानी कंपोजिट टूल्स बनाना सीख लिया था। कंपोजिट टूल्स मतलब 2 चीजों को मिलाकर? बिल्कुल। वो लकड़ी या जानवरों की हड्डियों में खांचे बनाते थे, फिर इन छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स को एक खास ज्यामितीय आकार देते थे
जैसे त्रिभुज या समलंब। हाँ, और अर्धचंद्राकार भी। फिर इन टुकड़ों को उन खांचों में फंसाकर पेड़ों के गोंद या जानवरों की चर्बी और नसों से बहुत मजबूती से बांध दिया जाता था। कमाल है, मतलब एक तरह से उन्होंने आरी या हंसिया बना लिया। एकदम सही। और इन छोटे पत्थरों को बनाने के लिए वो फ्लूटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे। फ्लूटिंग, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी आलू को छील रहे हो। ठीक है। लेकिन छिलके की जगह आप एक बड़े पत्थर से रेजर की तरह तेज धार वाली पतली पट्टियां या ब्लेड्स निकाल रहे हैं, वो भी बहुत ही सटीकता से। ओह, और इन्हीं धारदार ब्लेड्स को लकड़ी में फंसाकर उन्होंने शायद उस चीज का आविष्कार कर डाला जिसने शिकार की दुनिया के सारे नियम ही बदल दिए। आप तीर और कमान की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी बो एंड एरो। ये तो सच में गेम चेंजर तकनीक थी। हाँ, क्योंकि अब आपको शिकार के बिल्कुल करीब जाकर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत ही नहीं थी। सही बात है, आप झाड़ियों में छिपकर एक सुरक्षित दूरी से निशाना लगा सकते थे। तीर की स्पीड और माइक्रोलिथ की तेज धार, इससे तो शिकार बहुत आसान हो गया होगा। बहुत आसान। और दक्षिण एशिया में तो इस तकनीक की जड़ें और भी गहरी हैं। कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश के मेहता बखेड़ी, आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम और श्रीलंका के बाटाडोम्बालेना में यहाँ 45,000 साल पुराने माइक्रोलिथ मिले हैं। 45,000 साल, बाप रे। हाँ, ये आधुनिक मानव के प्रवास और उनके दुनिया भर में फैलने की ना एक बहुत ही रोमांचक कड़ी है। ये तो है। अच्छा, तीर कमान से शिकार में आई इस आसानी का ना एक बहुत गहरा असर भी हुआ होगा। बिल्कुल हुआ, एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर। मतलब जब शिकार आसान हो गया तो इंसानों को पेट भरने के लिए हर दिन मीलों भटकने की जरूरत ही नहीं रही होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। एक निश्चित इलाके में रहकर भी वो अपना पेट भर सकते थे, और इसी का नतीजा था कि इंसान ने एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया। और यहीं से बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ। हाँ, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में जब खुदाई हुई ना, तो वहां से 13 गोलाकार झोपड़ियों के निशान मिले हैं। 13 झोपड़ियां एक साथ? हाँ, और ये झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थीं। अरे वाह! और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के पैसरा में भी सबसे पुरानी झोपड़ियों और एक कतार में बने छोटे चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। एक कतार में चूल्हे होने का मतलब समझते हैं आप? यही कि अब लोग सिर्फ अकेले अपने लिए नहीं, बल्कि एक समूह या एक कम्युनिटी के रूप में साथ मिलकर रह रहे थे। बिल्कुल, और साथ मिलकर भोजन भी पका रहे थे। और जब खाने की बात आई गई है, तो मैंने पढ़ा है कि खुदाई में चक्की और सिलबट्टे यानी ग्राइंडिंग स्टोन्स भी मिले हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि अब वे सिर्फ मांस पर निर्भर नहीं थे, वो जंगली बीजों, अनाजों और वनस्पतियों को भी पीसकर खा रहे थे। सही कहा, प्लांट फूड उनके आहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। और देखिए, आहार में ये बदलाव कोई छोटी घटना नहीं थी। कैसे? मांस से तो आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन जंगली अनाजों और वनस्पतियों से जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलाना, उसने उनके पोषण के स्तर को पूरी तरह बदल दिया। अच्छा। चक्की और सिलमट्टे का इस्तेमाल बताता है कि उन्होंने भोजन को पचने लायक और सुरक्षित बनाना सीख लिया था। तो इसका सीधा असर उनकी हेल्थ पर पड़ा होगा। बिल्कुल, उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, शिशु मृत्यु दर में कमी आई और कुल मिलाकर इंसानों की उम्र लंबी होने लगी। क्या बात है! तो एक तरफ उन्हें लंबी उम्र मिल रही थी, आबादी भी बढ़ रही थी और उनकी जरूरतें भी अब आधुनिक हो रही थी। हाँ, समाज बदल रहा था। लेकिन इन सब के बीच ना मुझे एक बात पे बहुत हैरानी होती है। किस बात पर? राजस्थान के बागोर में एक पत्थर मिला है, चैल्सिडोनी नाम का। हाँ, चैल्सिडोनी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का पत्थर होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो वहां का स्थानीय पत्थर है ही नहीं, वो दक्कन ट्रैप से लाया गया था, जो बागोर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये दूरी सच में हैरान करती है। मतलब 90 किलोमीटर, एक ऐसे दौर में जब कोई सड़कें नहीं थीं, पूरा जंगल खूंखार जानवरों से भरा था। कोई इंसान सिर्फ एक पत्थर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतनी लंबी यात्रा क्यों करेगा? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब आसपास जो भी पत्थर मिलता उससे काम क्यों नहीं चलाया? देखिए, क्योंकि चैल्सिडनी कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये क्रिस्टलीय पत्थर है जिसकी फ्लैकिंग मतलब उसे तोड़ने का तरीका। हाँ, उसे तोड़ने और आकार देने की जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रिडिक्टेबल होती है। अच्छा। बलुआ पत्थर या जो साधारण चट्टानें होती है ना, उनके मुकाबले चैल्सिडनी की धार बहुत ज्यादा तेज होती है और वो लंबे समय तक टिकती है। तो मतलब आप इसे उस समय का प्रीमियम स्टील कह सकती हैं? बिल्कुल, एकदम सही शब्द है, प्रीमियम स्टील। एक शिकारी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर शिकार करते वक्त एक साधारण पत्थर टूट गया तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ, एक खूंखार जानवर के सामने अगर आपका हथियार टूट गया तो खेल खत्म। सही कहा।
इसलिए उस बेहतर क्वालिटी के कच्चे माल के लिए 90 किलोमीटर का सफर तय करना एक सोची समझी रणनीति थी। तो ये महज एक पत्थर लाना नहीं था, बल्कि एक सप्लाई चेन की शुरुआत थी। एकदम। और सिर्फ यही नहीं, गुजरात के लांगनाज में समुद्री शंख मिले हैं। समुद्री शंख? लेकिन लांगनास तो समुद्र तट से काफी दूर है ना? यही तो बात है, वो शंख अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे कैसे? ये साबित करता है कि उन लोगों के बीच व्यापार और वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। तो वे प्रीमियम औजार बना रहे थे, लंबी यात्राएं कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे और पक्की बस्तियां बसा रहे थे। हाँ, इंसान अब सेटल हो रहा था। और जब आप एक जगह टिकने लगते हैं ना, तो आप अपने आसपास के पर्यावरण को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसी कंट्रोल से जन्म लिया पशुपालन ने। बिल्कुल, इंसान ने यह समझ लिया था कि जानवरों को हमेशा मारना जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागूर में हमें लगभग 6000 ईसा पूर्व के पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। और बागोर में जो हड्डियां मिली है ना, उनमें से 65% हड्डियां पालतू भेड़ और बकरियों की हैं। 65%? मतलब शिकार के जोखिम से बचने के लिए उन्होंने अपने घर के पीछे ही एक जिंदा पैंट्री बना ली थी। हाँ, दूध, ऊन और जरूरत पड़ने पर मांस, सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध था। लेकिन हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। पशुपालन ने जीवन को सुरक्षित तो किया, पर इसने मानव इतिहास की कुछ सबसे जटिल समस्याओं को भी तो जन्म दिया। आप संपत्ति के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब आपके पास अपनी जमीन है, अपनी झोपड़ी है और पालतू जानवरों का झुंड है, तो फिर संपत्ति या प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि ये मेरा है और वो तुम्हारा है। बिल्कुल। और जहां संपत्ति होती है, वहां उसे बचाने या फिर उसे छीनने की होड़ भी होती है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख स्थलों की खुदाई ने ना इस सच को बहुत ही भयानक रूप में हमारे सामने रखा है। आप सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा की बात कर रहे हैं? हाँ, यहां से हमें मानव शवाधानों यानी कब्रों के बहुत ही व्यवस्थित सबूत मिले हैं। मेहदहा के लोग तो शारीरिक रूप से भी काफी अलग थे ना? हाँ, बहुत अलग। वहां के पुरुष लगभग 1.90 मीटर तक लंबे थे, मतलब काफी रिष्ट-पुष्ट और ताकतवर। और वहाँ एक बूचड़ खाना यानी बुचरी एरिया भी मिला है, जहाँ बड़े पैमाने पर जानवरों को काटा जाता था। सही कहा। दमदमा की बात करें तो वहाँ 41 मानव शवाधान मिले हैं। 41 कब्रें एक साथ? हाँ, और मेहदा में तो स्त्री और पुरुष को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। लेकिन इन सब में जो सबसे डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज है, वो सराय नाहर राय से मिली है। हाँ, वो कंकाल। बिल्कुल। वहां एक ऐसा कंकाल मिला है जिसकी पसलियों में एक पत्थर का तीर बहुत गहराई तक धंसा हुआ है। पसलियों में तीर धंसने का मतलब तो यही है ना कि ये कुछ शिकार के दौरान लगा भटका हुआ तीर नहीं हो सकता? एकदम नहीं, ये इंसान द्वारा इंसान पर किया गया सीधा और जानलेवा हमला था। मतलब मर्डर? हाँ, इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे ना युद्ध, आपसी हत्या या फिर हिंसक संघर्ष का सबसे पहला और अकाट्य सबूत मानते हैं। ये तो बहुत डरावना है ना? जैसे जैसे संसाधनों पर कब्जा बढ़ा, वैसे वैसे कबीलों और समूहों के बीच खून खराबा भी शुरू हो गया। सभ्यता के विकास की एक बहुत ही भारी कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि जिन हथियारों को उन्होंने जानवरों से बचने और अपना पेट भरने के लिए बनाया था, अब वे उसी से एक दूसरे की जान ले रहे थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अपने सबसे क्रूर रूप में। लेकिन क्या ये संघर्ष सिर्फ बाहरी था? मतलब शारीरिक तौर पर भी तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही होगी। बिल्कुल। वे भले ही लंबे और मजबूत थे, लेकिन जो कंकाल मिले हैं ना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं है। सही कहा आपने। जब हम उन कंकालों का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उनमें से कई ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस? मतलब जोड़ों का दर्द? हाँ, लगातार भारी सामान उठाना, मीलों तक चलना और कठोर शारीरिक श्रम, इस वजह से उनके जोड़ और रीढ़ की हड्डियां कम उम्र में ही घिसने लगी थीं। बाप रे। और इसके अलावा दांतों की गंभीर बीमारियां भी एक बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए। दांतों की बीमारियां? वो क्यों? याद है हमने चक्की और सिलबट्टे की बात की थी? हाँ, जिससे वो अनाज पीसते थे। तो जब आप पत्थरों पर अनाज पीसते हैं ना, तो पत्थर के बहुत बारीक कण भी उस आटे या पेस्ट में मिल जाते हैं। ओह, समझ गया। हाँ, तो दशकों तक उस पत्थर मिले हुए खाने को चबाने से उनके दांत जड़ों तक घिस जाते थे और फिर उनमें भयंकर इन्फेक्शन हो जाता था। उफ, ये तो बहुत दर्दनाक रहा होगा। तो उनकी जिंदगी कुल मिलाकर भारी तनाव से भरी थी। संपत्ति के झगड़े, कबीलों के बीच जानलेवा हमले, घिसते हुए जोड़, सड़ते हुए दांत और हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद।
सच में एक भयंकर मानसिक और शारीरिक दबाव वाला जीवन था उनका। तो ऐसे में उन्होंने इस भारी तनाव को कैसे संभाला होगा? खुद को पागल होने से कैसे बचाया? देखिए, इंसान हमेशा से अपनी भावनाओं को जाहिर करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। उन्होंने उस चीज का सहारा लिया जो आज भी इंसानों को सबसे ज्यादा सुकून देती है। कला? बिल्कुल, कला और अभिव्यक्ति। और यहीं हम वापस अपनी उसी ट्रेन वाली कहानी और भीमबेटका की गुफाओं पर लौटते हैं। वाकणकर जी की खोज? हाँ, भीमबेटका सिर्फ कुछ पत्थरों का समूह नहीं है। ये 10 वर्ग किलोमीटर में फैली 700 से ज्यादा गुफाओं की एक पूरी दुनिया है। और मैंने सुना है इनमें से 400 से अधिक गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। सही सुना है, ये इतिहास का सबसे विशाल कैनवस है जहां उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी भावनाओं और अपने संघर्षों को दीवारों पर उकेरा है। लेकिन उन चित्रों को देखकर ना मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना किसी आधुनिक केमिकल के आज से 10,000 साल पहले बनाए गए ये रंग आज तक टिके कैसे हुए? ये उनकी रसायन विज्ञान की एक बेसिक लेकिन बहुत मजबूत समझ को दिखाता है। उन्होंने मुख्य रूप से 16 रंगों का इस्तेमाल किया। 16 रंग? उस जमाने में? हाँ, जिनमें लाल यानी गेरू और सफेद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो उन्होंने रंग बनाए कैसे? उन्होंने खनिज पत्थरों को पीसा और उसमें जानवरों की चर्बी, हड्डी का गूदा और पेड़ों का गोंद मिलाया। गोंद इसलिए ताकि वो रंग दीवार पर चिपक सकें। एकदम सही। और फिर पौधों के रेशों को चबाकर या कूटकर जो ब्रश बनाए ना, उनसे गुफाओं की दीवारों पर अपनी दुनिया को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। क्या बात है! इन चित्रों में एक पूरी सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है। जैसे समूह में शिकार करते हुए लोग। हाँ, और उत्सव मनाते हुए या नृत्य करते हुए लोग भी। एक बहुत ही स्पष्ट चीज जो उभर कर आती है वो है श्रम का विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। वो कैसे पता चलता है? चित्रों में पुरुषों को अक्सर शिकार करते हुए या हाथ में हथियार लिए हुए दिखाया गया है, जबकि महिलाओं को समूह में अनाज पीसते हुए या बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। मतलब समाज ने अपने काम बांट लिए थे। हाँ, और एक और दिलचस्प बात जो इन चित्रों की प्राचीनता को साबित करती है वो ये है कि इनमें कहीं भी मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों का कोई चित्र नहीं है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन क्यों? क्योंकि बर्तन बनाना तो नवपाषाण काल यानी न्योलिथिक एज में शुरू हुआ था ना। हाँ, लॉजिकल है। लेकिन भीमबेटका के चित्रों में ना एक बहुत ही अजीब सी शैली दिखती है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया था। आप एक्सरे शैली की बात कर रहे हैं? मतलब उन्होंने जानवरों को सिर्फ बाहर से नहीं बनाया। कुछ चित्रों में जानवरों के शरीर के अंदर के अंग जैसे पेट, फेफड़े, हृदय और यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी दिखाया गया है। हाँ, इसे एक्सरे स्टाइल ही कहा जाता है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? उनके पास कोई असली एक्सरे मशीन तो थी नहीं। देखिए, क्योंकि वो सिर्फ कला नहीं बना रहे थे, वो अपने पर्यावरण और शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी का बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे। अच्छा, मतलब एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह? हाँ, एक तरह से। एक सफल शिकारी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जानवर का दिल या फेफड़ा आखिर है कहाँ, ताकि उसका एक तीर सीधे जानवर की जान ले सके और उसे ज्यादा तड़पना ना पड़े। ओह, ये तो बहुत ही डीप सोच है। और गर्भ में पल रहे बच्चे को दर्शाना शायद जीवन के चक्र, प्रजनन या प्रकृति के प्रति उनके किसी सम्मान को दिखाता है। हो सकता है ये कोई अनुष्ठानिक विश्वास हो। कमाल है। एक और बात जिस पे ध्यान देना चाहिए, यूरोप की जो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं ना, जैसे फ्रांस या स्पेन में, वो बहुत अंधेरी हैं और गुफाओं के बहुत गहरे हिस्सों में हैं। हाँ, वहां बिना आग के कुछ नहीं दिखता। लेकिन भारत में चाहे वो भीमबेटका हो या विंध्य क्षेत्र की अन्य गुफाएं, ये चित्र खुले, हवादार और अच्छी रोशनी वाले स्थानों पर बनाए गए थे। मतलब ये कोई सीक्रेट पेंटिंग्स नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये छिपकर बनाए गए चित्र नहीं थे। ये सामुदायिक स्थान थे जहां पूरा कबीला इकट्ठा होता था। शायद वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां इन चित्रों को देखें, समझें और उनसे सीखें। ये उनके स्कूल या लाइब्रेरी की तरह रहे होंगे। एकदम सही। और कला के साथ साथ ना उनके जीवन में आध्यात्म और मृत्यु के बाद के जीवन मतलब आफ्टर लाइफ को लेकर भी गहरी समझ विकसित हो रही थी। आफ्टर लाइफ? वो हमें कैसे पता चलता है? जो शवाधान या कब्रें हमें मिली है ना, वे बहुत सलीके से बनाई गई थीं। ज्यादातर कब्रें पूरब पश्चिम दिशा में हैं। पूरब पश्चिम मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा? जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र से जुड़ी हुई है और वे मृतकों को ऐसे ही खाली हाथ नहीं दफनाते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कब्रों में मृतकों के साथ हड्डी के आभूषण, सींग के छल्ले और पशुओं की हड्डियां भी रखी जाती थी, जो शायद अगले सफर के लिए भोजन के रूप में थी।
किसी शव के साथ कीमती सामान दफनाना, ये साफ बताता है कि उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है जहां उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। साथ ही कुछ कब्रों में दूसरों के मुकाबले